हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रेरक त्रिवेदी है और मैं आज आपके सामने आया हूं क्यूए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रिवीजन लेके। सर, ये रिवीजन सीपीटी के लिए है कि सीए फाउंडेशन के लिए है? बेटा, ये रिवीजन दोनों के लिए है, सीपीटी भी और सीए फाउंडेशन भी, क्योंकि इस रिवीजन में हम दो मेजर सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। तो सर, रिवीजन कैसा होगा? क्या मॉड्यूल के क्वेश्चंस आप करवाएंगे? क्या आप आईएमपी क्वेश्चन बताएंगे? क्या आप स्कैनर करवाएंगे? सर, कैसे पढ़ाएंगे आप? बेटा देख, रिवीजन जो टोटल कोर्स हमारा 4 महीने 5 महीने का सिलेबस है, उसको अगर हमको कंप्राइज करना है 1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, तो फिर ऐसे में हम इसको बहुत ज्यादा इलेबोरेटिव फॉर्म में नहीं ले सकते। तो मैं एकदम कट टू कट क्रिप्स रिवीजन आपको करवाऊंगा इस पूरे सब्जेक्ट का, जिसमें किसी भी टॉपिक में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या फॉर्मुलेज हैं, एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें बताऊंगा। क्योंकि इस खेल का मैं बहुत पुराना चावल हूं। आपने सही सुना, इस खेल का मैं बहुत पुराना चावल हूं। आई हैव बीन टीचिंग मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर द लास्ट 18 ईयर्स। तो जब से सीए P1 की एग्जाम हुआ करती थी, उसके पहले फाउंडेशन की एग्जाम होती थी, फिर उसके बाद सीपीटी की एग्जाम आई, फिर उसके बाद वापस सीए फाउंडेशन आया। ये सारे दौर मैंने पिछले 18 साल में देखे हैं। 18 साल मतलब 36 अटेम्प्ट का पूरा अनुभव निचोड़ के मैं आपके सामने रखूंगा। कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, किस किस टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी बातें मैं आपसे करूंगा बेटा। तो अपन शुरू करते हैं दोस्तों, एक पावर पैक्ड कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन ऑफ सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको ये और बता दूं कि इस सब्जेक्ट में एक स्ट्रैटेजी भी है जिसको हमको फॉलो करना बहुत जरूरी। तो शॉर्ट में एक स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं। जब भी पेपर आपके सामने आएगा तो पेपर में हो सकता है आपके पास जो सेट हो पेपर का, उसमें इनिशियल क्वेश्चन बहुत टफ लगे। तो इनिशियल क्वेश्चंस अगर टफ लग रहे हैं, आई मीन मैथमेटिक्स में आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स टॉपिक्स मिलते चले जा रहे हैं, तो आप इनके क्वेश्चंस शुरू में अटेम्प्ट ना करें। फिर आप रिवर्स जाके स्टैटिस्टिक्स से पेपर की शुरुआत कर सकते हैं। यह और भी बेहतर अप्रोच होती है कि नॉन मैथ्स वाला स्टूडेंट जो है वो स्टैटिस्टिक्स के रिवर्स क्वेश्चन से शुरू करेगा। आई मीन 50 क्वेश्चन से सीपीटी वाला और फाउंडेशन वाला 100 क्वेश्चन से रिवर्स चलना शुरू करेगा। तो बहुत इजी छोटे छोटे टॉपिक्स हमको मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर कहीं दिक्कत आई, मैथ्स में भी ऊपर से टफ आ रहे हैं, स्टैट्स में भी ऊपर से टफ आ रहे हैं, तो हम सैंडविच की तरह बीच में घुस जाएंगे और लॉजिकल रीजनिंग से हम अपने पेपर की शुरुआत कर देंगे। द बॉटम लाइन इज दैट यू डोंट हैव टू लूज योर पीस ऑफ माइंड। आपको अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना है। एग्जाम प्रेशर कुकर कंडीशन क्रिएट करता है, इसलिए हमको उस प्रेशर कुकर में बीच बीच में सीटियां बजाते रहना पड़ेगा ताकि प्रेशर को हम रिलीज करते रहें। लिटरल फॉर्म में सीटी बजाने का नहीं बोल रहा हूं, फिगरेटिव फॉर्म में हमको रिलैक्स रहना पड़ेगा। एक क्वेश्चन भी हो जाए तो मनी मन खुद को शाबाशी देना है कि बहुत सही जा रहा है। एक क्वेश्चन का आंसर आ जाए, दूसरे क्वेश्चन की तरफ मोटिवेट होकर बढ़ जाए। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन लगे, उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ जाए। 5-6 क्वेश्चन भी लगातार छोड़ते समय हमको अगर माथे के यहां से पसीने की बूंद को आने से हमने रोक दिया तो समझ जाओ हमने पेपर बहुत अच्छा कर लिया। एक डाइविंग रूल प्रिंसिपल लगता है बेटा इसमें। डाइविंग रूल प्रिंसिपल मतलब जब भी कोई अच्छा तैराक स्विमिंग पूल में कूदता है तो सबसे पहले वो डाइव मारकर बॉटम स्विमिंग पूल का टच करता है, फिर उसके बाद उस स्विमिंग पूल की लेंथ वो 2-3 बार लगाता है। हम भी ऐसा ही करेंगे। सही सुना आपने, डाइविंग रूल प्रिंसिपल हम पेपर में लेकर क्वेश्चंस को करते हुए छोड़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन को साथ रुकना नहीं है। हर क्वेश्चन आपको लुभाने की कोशिश करेगा, हाथ पकड़ के बिठाएगा, बोलेगा कुछ दिन तो बिताओ गुजरात में। अगर हम गुजरात में दिन बिताएंगे तो महाराष्ट्र तक कैसे पहुंच पाएंगे? आई मीन मैथ्स में ही समय खत्म कर दिया तो स्टैट्स तक कैसे पहुंच पाएंगे? इसीलिए कुछ दिन नहीं बिताना है गुजरात में, सीधे आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि हमको पूरा इंडिया कश्मीर से कन्याकुमारी तक कवर करना होगा। और रिलैक्स होते हुए चलेंगे, एंजॉय करते हुए चलेंगे। कीप काम, इट इज जस्ट एन एग्जाम। आई रिपीट, कीप काम, इट इज जस्ट एन एग्जाम। अगर आप खुले मन के साथ पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। एंड रिमेंबर वन थिंग माय फ्रेंड्स, माइंड इज लाइक अ पैराशूट। माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट वर्क्स ओनली व्हेन इट इज ओपन। दिमाग एक पैराशूट की तरह, वो काम केवल तब करेगा जब वो खुला होगा। और उसके लिए हमको रिलैक्स होकर पेपर को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है। आगे का नहीं सोचना है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, वो बात की बात है। एक ड्राइवर को जब मैं बोलता हूं कि यहां से पलासिया ले चलो तो क्या करता है? वो बार बार बोलता है पलासिया 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 पलासिया, ऐसे बोल के ड्राइव करता है? नहीं, वो अपने दिमाग में पलासिया बिठा लेता है, फिर वो रास्ता ढूंढता है जो सबसे छोटा रास्ता है पलासिया तक पहुंचने का।
वी हैव टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव एंड नॉट ऑन द बेसिक हर्डल्स इन बिटवीन। हमको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है, बीच के व्यवधान अपने आप हटते चले जाएंगे। एंड प्रोसेस ओरिएंटेशन रहना होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या फिर टारगेट ओरिएंटेशन से हम थोड़ा बचने की कोशिश करेंगे। हम प्रोसेस को एंजॉय करने करेंगे पढ़ने का और एग्जाम देने का, रादर देन कि हम केवल एक क्वेश्चन के साथ में अटक के रह जाएं। तो शुरू करें, आओ दोस्तों। तो मैं स्टार्ट लेता हूं अपने पहले चैप्टर के पहले टॉपिक के साथ। सर हम कहां से शुरू करेंगे? बेटा हम मैथ्स स्टैट्स एलआर में से मैथ्स और स्टैट्स से शुरू कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, मैं यहां से गाड़ी आगे बढ़ाता हूं और मैं अब लिखने जा रहा हूं पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, रेशो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस, लोगैरिथम, आरपीआईएल। आईपीएल के जमाने में आरपीआईएल खेलेंगे अपन, छोटा छोटा हर एक को देखते हैं और चैप्टर का वेटेज सबसे पहले देखते हैं। रेशो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस, लोगैरिथम में 4 चैप्टर है, अच्छा वेटेज है। जो भी मैं बोलूंगा सीपीटी वाले उस वेटेज को आधा कर लेंगे, फाउंडेशन वालों का पेपर उससे डबल लेंथ का होगा। तो सीपीटी वालों के लिए मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम मान के चलो कि यहां से बनेंगे 5 से 6 क्वेश्चन। तो फिर फाउंडेशन वालों के लिए मिनिमम 4 क्वेश्चन और मैक्सिमम यहां से बनेंगे 10 से 12 क्वेश्चन। शुरू करें बेटा, आइए। सबसे पहले रेशो। तो रेशो क्या है दोस्तों? रेशो क्या है? देखो, रेशो का मतलब हो गया 2 चीजों का डिवीजन, और 2 चीजों के डिवीजन का नाम है रेशो, बट वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ये सब वो कुछ नहीं पूछेगा, वो सीधे रेशो में कुछ बेसिक चीजें पूछेगा जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। पहला रेशो होता है दोस्तों इनवर्स रेशो। इनवर्स रेशो है पलटी रेशो। बाबा रामदेव रेशो भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि ये रेशो ने अपने आप को पलटी मार दिया, इनवर्स कर दिया। दूसरा रेशो होता है बेटा डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो में उस रेशो का हमने स्क्वायर कर दिया। उसके बाद आया सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो में हमने पावर में 1/2 लगा दिया। फिर उसके बाद आया ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो में हमने a/b के पावर में 3 लगा दिया। फिर आया सब ट्रिप्लीकेट रेशो, इसमें हमने a/b के पावर में 1/3 लगा दिया। ये हमारे सारे रेशोज हो गए, और इन सब के कंपाउंड रेशो, हमने सारे रेशोज को उठाकर मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज कंपाउंड रेशो। तो ये रेशो मैंने आपके सामने लिखे। अब उसका सबसे पसंदीदा क्वेश्चन होता है कि वो एक इधर से सब डुप्लीकेट रेशो ले लेगा, एक ट्रिप्लीकेट रेशो ले लेगा, बोलेगा कंपाउंड रेशो निकालो। कभी कभी वो ऐसा भी कर सकता है, बोलेगा सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ दिस विथ एन इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू फलाना रेशो, और वहां से कोई एक्स की वैल्यू निकालने का बोलेगा। पर अदरवाइज वो जितने भी क्वेश्चन पूछेगा वो इन्हीं 5-6 रेशियोज के बराबर होंगे। एक बार फिर रिपीट करता हूं बेटा, इनवर्स मतलब उल्टा कर दिया, बाबा रामदेव रेशो। डुप्लीकेट स्क्वायर कर दिया, ट्रिप्लीकेट क्यूब कर दिया, सब डुप्लीकेट 1/2, सब ट्रिप्लीकेट 1/3। कंपाउंड मतलब सबका मल्टीप्लीकेशन। बोलो मंजूर है? ठीक है सर, इसके लिए मैं कहां जाऊं, मतलब कहां से क्वेश्चन करूं तो मुझे बहुत फायदा होगा? देखो, मॉड्यूल में बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। मॉड्यूल में एक्सरसाइज में आप जाएंगे तो एक्सरसाइज में आपको अच्छे एग्जाम टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। या बेस्ट दोस्तों मैं बार बार बोलूंगा, स्कैनर। स्कैनर मतलब पुराने आज तक के एग्जाम में जितने क्वेश्चंस हुए हैं उन सब के कंपाइलेशन को हम स्कैनर बोलते हैं। जो स्टूडेंट स्पेस में हैं उनको ये स्कैनर ऑलरेडी मिल चुका है, वो इसके बारे में भली भांति जानते हैं। ये एग्जाम के आज तक के सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। जो पेस के स्टूडेंट्स नहीं है, कोई बात नहीं, इस तरह के स्कैनर बाजार में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। सुचिता प्रकाशन का भी स्कैनर आता है, बस उसमें आपको 2007, 8, 9, 6, 7, 8 3 साल के पेपर्स इग्नोर करने हैं। 2009 से पेपर्स एक्यूरेट है, क्योंकि मैंने ये एक एक स्कैनर का क्वेश्चन हैंड पिक किया है। इंस्टीट्यूट ने जब एग्जाम ली तो हर एग्जाम सेंटर में जाकर पिछले 18 साल में हैंड पिक स्कैनर है, तो आई नो कि दीज आर द एक्चुअल क्वेश्चंस। बट सुचिता में 2006, 7 और 8 3 साल के स्कैनर्स को आप इग्नोर कर दीजिए। 2009 से वो बिल्कुल परफेक्ट है, एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ये उनके लिए बोला जिनके पास में ये वाला स्कैनर नहीं था। रेशो के बाद दूसरी चीज आती है, उसका नाम है प्रपोर्शन। सर प्रपोर्शन क्या है और प्रपोर्शन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं?
बेटा प्रपोर्शन का मतलब है इक्वालिटीज ऑफ टू रेशियोज। अगर दो अनुपातों को की समानता कर दें, इफ वी इक्वेट टू रेशियोज देन दैट विल बी नोन एज प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन इज इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो। छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल कैसे काम करता है, जैसे a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। अब ये देखिए ध्यान से, a और d को हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स, क्योंकि लिखने का एक और तरीका है a इज टू डी इज इक्वल टू a इज टू b इज इक्वल टू c इज टू d। तो a इज टू b इज इक्वल टू c इज टू d। तो ये जो कॉर्नर में ये एक्सट्रीम्स हो गए, ये जो हो गए वो मीन्स हो गए। तीन प्रॉपर्टी बच्चों ये बहुत एग्जाम में पूछता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी इंस्टीट्यूट को जो पसंद है वो है मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन में कुछ नहीं करना है, अंडर रूट ऑफ a इंटू बी करना है। दिस इज मीन प्रपोर्शन। फिर उसके बाद में आता है जिसका नाम है थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला रटना नहीं दोस्तों, मैं आपको लॉजिक बता देता हूं। मीन प्रपोर्शन का भी लॉजिक हम जानते हैं, a इज टू एक्स इज इक्वल टू एक्स इज टू बी। तो देखो मैंने x को मीन्स की जगह पर रख दिया, जब आप सॉल्व करोगे तो a अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन बी, यहां से यही बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। तो यहां से सब प्रॉपर्टीज के पीछे के लॉजिक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी। ठीक उसी तरह थर्ड प्रोपोर्शन पे चलते बेटा, तो ये a इज टू, अब देखिएगा थर्ड प्रोपोर्शन लिखने का तरीका, b इज इक्वल टू बी इज टू एक्स। तो फर्स्ट सेकेंड सेकेंड और थर्ड, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ होता है, पर इसको रिपीट कर दिया है तो ये थर्ड आ गया। यहां से जब आप निकालेंगे तो ये बन जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों बी स्क्वेयर अपॉन में a। ये हो गया थर्ड प्रोपोर्शन। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन की तरफ जा रहे हैं। एक क्विक रिकैप ले रहे हैं जो जो हमने आज तक पढ़ा है। फोर्थ प्रोपोर्शन a इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू एक्स। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, ये बन जाएगा a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय एक्स। सॉल्व करेंगे बेटा तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू बी इंटू सी अपॉन में a। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसलिए नाम पड़ गया फोर्थ प्रोपोर्शन। a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय एक्स, एक्स इज इक्वल टू बी इंटू सी बाय a। तो सर एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। इसलिए जो जो मैं लिखते चले जा रहा हूं ये सब आईएमपी की ही कैटेगरी में है। मीन प्रोपोर्शन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ रेशियोज इंपॉर्टेंट, थर्ड प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट, फोर्थ प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट। बोलो दोस्तों यहां तक सहमत है? सर इसके क्वेश्चंस मैं कहां से करूं बेटा? क्वेश्चंस के लिए अगेन आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप स्कैनर जरूर देखिएगा। स्कैनर मतलब 2006 से 2019 चल रहा है, ये हो गए कुल मिलाकर 13 साल। 13 साल के 26 अटेम्प्ट में हम क्वेश्चंस देखेंगे तो हमको एग्जैक्ट एग्जाम के क्वेश्चंस मिलेंगे। और आगे बढ़ते हैं, प्रपोर्शन के बाद सर अब क्या? अब बेटा अगला जो है उसका नाम है इंडाइसेस। इंडाइसेस में सर क्या आता है? इंडाइसेस में छोटे छोटे क्वेश्चंस, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जो बेसिक प्रॉपर्टी में आपको बताऊंगा वो ध्यान से देखिएगा बेटा। पहली प्रॉपर्टी a के पावर में b के पावर में c, a के पावर में b इंटू c, पावर मल्टीप्लाई हो गया। दूसरा a के पावर में b इंटू a के पावर में c, a के पावर में b प्लस c, बेस सेम, पावर ऐड हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी a के पावर में b अपॉन a के पावर में c, बेस सेम, पावर सब्सट्रैक्ट हो गया। ठीक उसी तरह चौथी प्रॉपर्टी a के पावर में b के होल टू द पावर c तो कर ही दिया, a के पावर में b इज इक्वल टू c है, इफ करके लिखा, देन a इज इक्वल टू c टू द पावर 1 बाय b। बहुत काम आती है प्रॉपर्टी एग्जाम में। इनफैक्ट इसमें से किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। पावर के सर पे पावर, पावर मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम, पावर ऐड होंगे। अगर मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, बेस सेम है तो पावर सब्सट्रैक्ट होंगे। और अगर a के पावर में b c है तो a निकालने के लिए c की खोपड़ी पर रेसिप्रोकल होकर वो बैठेगा 1 बाय b। पांचवी प्रॉपर्टी दोस्तों, a के पावर में x इज इक्वल टू a के पावर में y, तो अगर बेस सेम हो गया तो पावर कंपेयर कर लेंगे। इफ एंड देन की प्रॉपर्टी है, देन हम लिख देंगे x इज इक्वल टू y, बेस सेम हो गया, पावर को हम कंपेयर कर लेंगे। और उसके बाद अगर a के पावर में 0 होगा तो 1 आएगा। एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। सातवीं प्रॉपर्टी, a की खोपड़ी पर अगर कोई नेगेटिव नंबर होगा तो वो पलटा मार के नीचे आएगा।
सर इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है? मैं फिर दोहराऊंगा, जो जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वो सब इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट ही चीजें लिखते हुए जा रहा हूं। तो इंडाइसेस में ये सब प्रॉपर्टीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में, जिसमें ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज लग रही हैं। आप अगर स्कैनर खोलेंगे तो स्कैनर का पहला ही क्वेश्चन 2006 में पूछा, y टू द पावर y रूट y इज इक्वल टू y रूट y टू द पावर y। तो इसका आंसर आपको याद आया होगा, अपन ने ट्रिक बना के भी याद करा था। मैंने मेरे दोस्तों को सर पे उठा के रखा है, तो मेरे दोस्त भी मुझे सर पर उठा के रखेंगे, और ऐसा y का आंसर आया था, कुछ याद आया किसी को? 9/4। ऐसा हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें मल्टीपल ये सारी प्रॉपर्टीज आई थी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक जिसका नाम है लोगैरिथम। ध्यान से देखिए बेटा, लोगैरिथम क्या है? मैंने आपको बोला था, देखो रेशो और प्रोपोर्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है। कुंभ के मेले में बिछड़े हुए दो भाई हैं, दो चीजों के डिवीजन का नाम रेशो और दो रेशो की इक्वालिटी का नाम प्रोपोर्शन। वैसे ही इंडाइसेस को लोगैरिथम के साथ लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, अदरवाइज इंडाइसेस और लोगैरिथम भी कुंभ के मेले में बिछड़े हुए दो सगे जुड़वा भाई हैं। कैसे? याद करें दोस्तों, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्लास के अंदर, इफ log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू c, देन a इज इक्वल टू b टू द पावर c। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मेजॉरिटी क्वेश्चन स्कैनर में जो आप करेंगे तो इस प्रॉपर्टी के माध्यम से वो क्वेश्चन हो जाएंगे। log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू c, देन b टू द पावर c इज इक्वल टू a। मतलब सर ये तो जादू हो गया, लोगैरिथम जो है ये तो इंडाइसेस ही है। हाँ, तो मैंने कहा ना, जो चीजें हम इंडाइसेस में सॉल्व नहीं कर पाते उसको हम लोगैरिथम बनाकर सॉल्व करते हैं। तो लोगैरिथम एंड इंडाइसेस आर नथिंग बट वाइस वर्सा कंसेप्ट। ये प्रॉपर्टी दोस्तों बहुत काम आती है, स्कैनर के क्वेश्चन जरूर जरूर करेंगे एग्जाम के पहले। चार प्रॉपर्टी और जो इसके सपोर्ट में चलती हैं, ये प्रॉपर्टी लोगैरिथम को इंडाइसेस में कन्वर्ट करती है। और अब जो मैं प्रॉपर्टीज बोलने जा रहा हूं वो प्रॉपर्टीज लोगैरिथम को लोगैरिथम में कन्वर्ट करती हैं। जैसे log ऑफ a टू द पावर b इज इक्वल टू b log a, जैसे log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू log a अपॉन में log b, log a अपॉन में log b। फिर तीसरी प्रॉपर्टी लोगैरिथम ऑफ a इंटू b इज इक्वल टू log a प्लस log b। फिर उसके बाद बेटा चौथा logarithm of a upon b is equal to log a minus log b. I repeat, log of a to the base b is equal to c, b to the power c is equal to a। पावर जो होगा वो सामने आएगा, बेस होगा नीचे आएगा, मल्टीप्लाई प्लस में जाएगा और डिवीजन माइनस में जाएगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों जो पूरा हमने समअप करा 10 मिनट में, रेशो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लोगैरिथम। बोलो मंजूर है? सर हमको इसके लिए अब क्या करना चाहिए? बेटा स्कैनर करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास स्कैनर है तो आप स्कैनर निकाल लीजिए। स्कैनर में आपको कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बोला, y टू द पावर y रूट y इज इक्वल टू y रूट y टू द पावर y। इसमें y की वैल्यू का आंसर 9/4। और भी मेरे पास में स्कैनर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सीरीज वाले क्वेश्चंस के मैं याद दिला दूं, दिसंबर 2010 में सीरीज वाला क्वेश्चन आया, 2 log x प्लस 2 log x स्क्वायर प्लस 2 log x क्यूब प्लस 2 log डॉट 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 x टू द पावर n। इसमें याद करें दोस्तों, हमने क्लास में ट्रिक पढ़ी थी, कभी भी सीरीज वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, उसमें सिर्फ 2 टर्म्स को ऐड करना है और आगे, हाँ सही पहचाना, n की जगह 2 डाल देना है। आई रिपीट, सिर्फ 2 टर्म्स को ऐड करना है और आंसर में n की जगह 2 डाल देना है। और आगे बढ़ते हैं, मेरे सामने बहुत सारे क्वेश्चन है, सबको कवर कर पाना तो मुश्किल है, पर जून 11 का एक और क्वेश्चन जिसमें फैक्टोरियल की साइन का इस्तेमाल किया गया और उसे भी वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया, 2 टर्म्स को ऐड करते हुए। इसके अलावा उन्होंने मीन प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शन पे क्वेश्चन पूछा दिसंबर 2012 में। लोगैरिथम के बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, लोगैरिथम के क्वेश्चन में आंसर में नॉकआउट करना है, पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना है। एक इंडाइसेस का दिसंबर 2013 का बहुत अच्छा क्वेश्चन सामने है, a का क्यूब रूट प्लस b का क्यूब रूट प्लस c का क्यूब रूट 0 है, तो बताइए a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 के होल क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें आपको याद करो, मैंने आपको बोला था ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ a b c की जगह वैल्यू डालना है। एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, उस ट्रिक का नाम है
A to A याद आया आपको? कन्वर्टिंग एल्जेब्रा टू एरिथमेटिक। जहां पर ABC लिखा है, जहां पर XYZ लिखा है, वहां पर हम उसकी जगह पर नंबर्स डाल देते हैं। मैंने इंडाइसेस के लिए दोस्तों आपको बोला था, इंडाइसेस के सभी क्वेश्चन में पावर्स को 0 डाल के सॉल्व करने से स्पीड बहुत बढ़ जाती है। लोगैरिथम की ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी, जहां पर ABCs आए हैं वहां पर आप 10 डाल देंगे तो लोगैरिथम का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसलिए क्योंकि पावर में 0 होता है तो आंसर 1 आता है, तो इंडाइसेस की स्पीड बढ़ जाती है। लोगैरिथम में अगर हम 10 डाल दे तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारा कैलकुलेशन बेहतर हो जाता है। इसके अलावा बेटा साइकिल वाले क्वेश्चन आपको याद आ रहे होंगे, जैसा मेरे सामने जून 14 का क्वेश्चन है। बहुत सारा पावर में साइकिल चलेगा, साइक्लिकल फॉर्म होगा, ABC या XYZ या PQR। अगर साइक्लिकल फॉर्म में कोई क्वेश्चन आ रहा है और साइकिल्स अगर पावर में चल रही है, जो हमेशा 90% क्वेश्चन में चलती हैं, तो हमेशा याद रखें आंसर सीधे 1 होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आंसर पे 1 मार्क करके आना है। और आगे बढ़ते हैं। वर्बल प्रॉब्लम्स भी हैं कुछ इसमें। अगर आपको लगता है कि वर्बल प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, तो आप इनिशियली उन वर्बल प्रॉब्लम को सॉल्व ना करें। जैसे मेरे सामने इस समय क्वेश्चन है दिसंबर 16 का, जिसमें ABC की वैल्यू 2 है और आपको एक एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। तो ABC की वैल्यू 2 है, तो आप A, B और C को अज्यूम कर लो ताकि मल्टीप्लीकेशन 2 आ जाए, जैसे A1, B1 और C2। ऐसे शॉर्टकट्स और ट्रिक्स हमने बहुत क्लास में डिस्कस किए बेटा, जिसके आधार पर आप क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको लगभग 87 क्वेश्चंस हैं, जो 2006 से 2019 तक 90 क्वेश्चन के आसपास हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बिल्कुल मिस ना करें। आइए, समय को ध्यान में रखते हुए हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम इक्वेशंस है। इक्वेशंस की तरफ चलते हैं। अगला चैप्टर बेटा क्या बोलता है इक्वेशंस, उसकी तरफ हम चलते हैं। आप एक बार जो मैंने बोला अभी तक का उसको रिवाइज कर लीजिए, और पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम के पहले रिलैक्स होना है, बहुत अच्छे से रिलैक्स होना है। शाम को 6 बजे के बाद तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई बच्चा पढ़ाई करे, क्योंकि जब तक आपका माइंड फ्री नहीं होगा, आप अगले दिन बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका माइंड फ्री होना बहुत जरूरी है। मेरा तो बस चले तो मैं बच्चों को बोलूं कि बेटा एग्जाम के एक दिन पहले मूवी देख कर आ जाओ। कम से कम मैथ्स के पेपर में तो ऐसा कहा ही जा सकता है, पर ठीक है, घर वाले नहीं मानेंगे, बोलेंगे कौन पागल टीचर से आप गाइडेंस ले रहे हो, इसलिए चलो मूवी नहीं देखेंगे, कोई बात नहीं, पर कम से कम गाने सुनकर अपने आप को रिलैक्स तो रखेंगे। विवेकानंद जी जब एग्जाम देने के लिए जाते थे, बचपन का नाम नरेंद्र, तो ऐसा कहा जाता है कि उनके सामने क्वेश्चंस आते थे और उसमें होता था कि अटेम्प्ट एनी 100 क्वेश्चंस, तो वो पूरे 200 कर देते थे अटेम्प्ट और लिखते थे एग्जामिनर के लिए चेक एनी 100 क्वेश्चंस। तो आप देखें कॉन्फिडेंस ऐसी चीज है, और जितना मैथ्स के पेपर के पहले आप रिलैक्स रहेंगे बेटा, उतना पेपर अच्छा जाएगा। स्ट्रेस मत लीजिएगा, स्ट्रेस में क्रिएटिविटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल रिलैक्स होके मस्ती में गाने गाते हुए, हंसते हुए, जोक मारते हुए, गुनगुनाते हुए बस चले। मेरा तो ढोल लेते हुए एग्जाम सेंटर तक अपन चले, कुछ नहीं तो कम से कम स्टेट ऑफ माइंड तो आसान और कंफर्टेबल बना के रखें। फिर दोहराता हूं दोस्तों, इट इज नॉट द परिस्थिति बट मनोस्थिति विच इज इंपॉर्टेंट। यस, यू हर्ड इट राइट, इट इज नॉट द परिस्थिति बट मनोस्थिति विच इज मोर इंपॉर्टेंट। परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, मनोस्थिति हमारे हाथ में। अगर उसे नियंत्रित कर लिया, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 इक्वेशन। इक्वेशंस चैप्टर दोस्तों 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। ध्यान से देखिए, पहला हिस्सा है लीनियर। लीनियर में से वो मैक्सिमम टाइम वर्बल क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में मैं 3 तरह के क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जामिनर को बहुत पसंद है। और तीसरा है क्यूबिक। क्यूबिक में भी वो 2 तरह के क्वेश्चन पूछेगा। पहले लीनियर की बात करते हैं। लीनियर में जब आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन बहुत लंबा सा दिख रहा है, वर्बल है, फादर की एज इतनी है, सन की एज इतनी है, 10 साल पहले ये था, 15 साल बाद ये होगा, अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो जाने दीजिए। हमको उस क्वेश्चन को उस समय हाथ ही नहीं लगाना है। हमको जब वक्त मिलेगा तब हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, उस समय नहीं करेंगे। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड भी कैसे काम करता है बच्चों,
जैसे तुमने कोई क्वेश्चन देखा, जैसे मैंने देखा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, देखा हुआ लड़का लग रहा है, मेरा परिचित है, पर मैं ऐसे ही मस्ती में घर में बैठ के टीवी देख रहा था या शॉवर में नहा रहा था और उस समय इसका नाम याद करने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, एकदम से याद आएगा, मुर्तजा है, मुर्तजा नाम है ना तुम्हारा, यस। उस समय नहीं याद आया जब वो मेरे सामने था, क्योंकि उस समय मेरा सबकॉन्शियस काम नहीं कर रहा था, बाद में मुझे याद आ गया। तो फिर क्या टेक्निक है, क्वेश्चन को पढ़कर सबकॉन्शियस माइंड को प्रोसेसिंग में डाल देंगे। माइंड का 1/8 पोर्शन होता है कॉन्शियस माइंड, 7/8 होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो क्वेश्चन जब पढ़ते हैं और इनकम्प्लीट साइकिल बनती है तो दिमाग उसकी प्रोसेसिंग करने में जुट जाता है। हमारे दो ब्रेन्स है, तो हमारा कॉन्शियस माइंड क्वेश्चन करेगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड आंसर ढूंढना शुरू कर देगा, और आप 10वें क्वेश्चन पर होंगे तो आपको तीसरे क्वेश्चन का आंसर एकदम से क्लिक कर जाएगा। यूज करेंगे हम ये सब टेक्निक्स और शॉर्टकट्स को जो हम क्लास में अक्सर चर्चा करते थे। बहरहाल वर्बल प्रॉब्लम है, लीनियर क्वेश्चंस आते हैं, अगर लंबे लगे, डिफिकल्ट लगे तो छोड़ दो, है ना। हमको ये मान के चलो कि 5 क्वेश्चन तो एग्जाम में छोड़ने हैं, उन 5 क्वेश्चंस को लैंडमाइन समझना है, जहां पैर रखेंगे तो विस्फोट हो जाएगा, तो 5 क्वेश्चंस तो अलग छोड़ेंगे। हमको अगर लीनियर का क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, मैं नॉन मैथ्स वालों की बात कर रहा हूं, मैथ्स से मेरी अपेक्षा है पूरे 100 में से 100 सीए फाउंडेशन और सीपीटी में पूरे 50 में से 50। बहरहाल लीनियर में वर्बल प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट लगती है तो छोड़ो, और अगर इक्वेशंस आती है बच्चों बिल्कुल मत छोड़ो, सीधे नॉकआउट करो, आंसर उठा के क्वेश्चन में डालो, सॉल्व हो जाएगा। इसका भी स्कैनर में बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा इस चैप्टर का। क्वाड्रेटिक में, लीनियर में कुछ बताने जैसा नहीं, क्वाड्रेटिक में 3 केसेस होते हैं बेटा। पहला होता है आपको इक्वेशन जो होती है वो गिवन होती है और आपको फाइंड करने पड़ते हैं रूट्स, और जब इसके रूट्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं तो इसकी 2 टेक्निक आती है। पहली टेक्निक का नाम होता है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। क्या आपको याद आ गया, ax² + bx + c = 0 हो तो x की वैल्यू -b ± √of b² - 4ac अपॉन में 2a, ये श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से हम रूट्स निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका फैक्टराइजेशन होता है, बीच वाली टर्म को ऐसा तोड़ो कि जोड़ो तो बीच की टर्म आए और मल्टीप्लाई करो तो पहले और आखिरी का मल्टीप्लिकेशन आए। इसके अलावा बेटा ये श्रीधर के अलावा हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं और रूट्स अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं। यहां से 2 रूट्स आते हैं अल्फा और बीटा। यहां पर दूसरा केस बनता है जब रूट्स दिए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब रूट्स दिए जाते हैं और वो बोलता है फाइंड करो इक्वेशन, तो यहां से बेटा रूट्स दिए जाए और फाइंड करो इक्वेशन, तो याद करो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। याद आया? और फिर हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज इक्वल टू 0। ये बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरे 18 साल का तजुर्बा निचोड़ के मैं आपको दे रहा हूं, आप अगर इसकी कीमत समझ सके तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाय प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाय ए, और x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। छोटे छोटे क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, इससे अरिथमेटिक मीन क्रिएट कर लेता है। अल्फा प्लस बीटा बाय 2 अरिथमेटिक मीन होता है, तो बोलेगा अरिथमेटिक मीन रूट्स का ये दिया है। ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ऑफ अल्फा इंटू बीटा, बोलता है ज्योमेट्रिक मीन ये दिया, और अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को लेकर फिर बोलते हैं कि आप इक्वेशन बनाइए। तो रूट्स दिए जाए तो इक्वेशन कैसे बनाना, ये हमारे पास अल्फा बीटा वाली बात आ गई। इसके अलावा तीसरा होता है बच्चों, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। इस पर एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, नेचर ऑफ द रूट्स। फिर भी मैं क्विक एक रिकैप आपको देता हूं। नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स गिवन फाइंड इक्वेशन और इक्वेशन गिवन फाइंड रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स में बेटा याद करो डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसको हम ये बोलते हैं b² माइनस 4ac d होता है। तो अगर d की वैल्यू 0 है तो रूट्स है रियल और इक्वल, d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो है रियल, अनइक्वल और रैशनल या इरैशनल दोनों हो सकते हैं, और अगर d 0 से छोटा हुआ तो होता है इमेजिनरी। तो नेचर ऑफ द रूट्स में d अर्थात b² माइनस 4ac से 3 कंडीशन बनती है, पर ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए उस पर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन रूट्स गिवन और फाइंड इक्वेशन पर ही आए। मैंने आपको क्लास में एक बार देसी तरीका और विदेशी तरीका भी बताया था, आपको कुछ याद आ जाएगा। ये हमने ऐसे ही नाटक करने के लिए इसका नाम रख दिया विदेशी तरीका।
अंग्रेजी की तरह विदेशी तरीका, और देसी तरीका देसी ठर्रा हमने बनाया था जिसमें x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, और इसको हमने बोला था देसी तरीका। अल्फा और बीटा जब सेपरेटली दिए हो तो देसी तरीका, और अगर सम और प्रोडक्ट देके रखे हो तो विदेशी तरीका। बोलो मंजूर है? फिर हम पहुंचे बेटा क्यूबिक पर। क्यूबिक से बहुत अच्छी 3 बातें निकल कर आती हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। क्यूबिक इंपॉर्टेंट है क्या? क्यूबिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्वाड्रेटिक। यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस। क्यूबिक में क्या आता है? क्यूबिक में मैंने 3 बातें बताई थी, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए, और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू सी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। पर अगर कुल मिलाकर मैं पिछले 12-13 अटेम्प्ट 2006 से 2019 की बात करूं, 13 अटेम्प्ट, तो उसमें से बामुश्किल 4-5 क्वेश्चन इस पर होंगे। मेजॉरिटी क्वेश्चन इसके केस नंबर 2 पर होंगे। मैंने क्लास में इसको केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 ऐसा करके समझाया था। चले दोस्त, स्कैनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा स्कैनर्स मिस करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तीसरे चैप्टर पे चलते हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 3 पर जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम है इन इक्वेशंस। चैप्टर नंबर 3 इन इक्वेशंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसमें बहुत बड़ी रेंज है बेटा। मतलब कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन तो कभी कभी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तक इस चैप्टर में पूछे हैं। तो अगर लास्ट मोमेंट पर आप इस चैप्टर पे अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो इसको न भी ज्यादा तवज्जो दे, अर्थात इंपॉर्टेंस दे, तो भी चलेगा। कभी कभी तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जैसे कि x इक्वल टू 0 लाइन किसकी इक्वेशन है? तो y एक्सिस है। y इज इक्वल टू 0 लाइन किसकी इक्वेशन है? तो x एक्सिस है। ये आसान क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं आपको। फिर x इज इक्वल टू कांस्टेंट लाइन कैसी है? इट इज पैरेलल किसके? टू y एक्सिस। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। x इक्वल टू 3 किसके पैरेलल है? तो y एक्सिस के। इसलिए एकदम से पूरा नहीं छोड़ना है। कोई चैप्टर अपने को डिफिकल्ट लगता है तो उसके आसान आसान क्वेश्चन कर लो, डिफिकल्ट छोड़ दो। कौन जाने किस्मत क्या लेकर आई हो, और उस समय जो हम डिफिकल्ट चैप्टर समझ रहे थे उसमें से आसान क्वेश्चन आ गया, और आसान चैप्टर समझ के बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे थे तो उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। इसलिए लेट द प्रोबेबिलिटी मूव इन योर फेवर। y इज इक्वल टू कांस्टेंट लाइन कैसी होगी? पैरेलल टू x एक्सिस होगी। कभी कभी बहुत ऐसे इजी क्वेश्चन पूछे हैं, 4 क्वाड्रेंट बना दिए, ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x, ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y। यहां पर बेटा देखो दोनों प्लस प्लस, यहां पर नेगेटिव और ये प्लस, यहां पर माइनस माइनस, यहां पर x प्लस और ये y माइनस। तो फिर एकदम से छोड़ना गलत हो जाएगा। सिंपल पूछ लेगा -3, +7 लाइज इन विच क्वाड्रेंट? कौन से क्वाड्रेंट में? तो भैया ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये ऐसे 4 क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए। तो इस तरह से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन इन इक्वेशन चैप्टर से आ सकते हैं। चले बेटा, सर मैं इसका स्कैनर करूं क्या? आप चाहें तो कर सकते हैं, पर मैंने बोला रेंज बहुत बड़ी है। मतलब बहुत छोटे से छोटे क्वेश्चन से लेकर बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चन तक इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे 20 साल के सलमान खान से लेकर 70 साल के सलमान खान तक भारत के अंदर पूरी रेंज जैसी है, वैसे इसमें भी बहुत बड़ी रेंज ऑफ क्वेश्चंस आता है। तो इट इज नॉट वेरी एडवाइजेबल टू पुट मोर स्ट्रेस ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सीपीटी में केवल 1 क्वेश्चन आता है, सीए फाउंडेशन में 2 क्वेश्चन या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, क्योंकि एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग भी उन्होंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं बेटा चैप्टर नंबर 4 की तरफ, जो कि इंस्टीट्यूट का डार्लिंग चैप्टर है। सीपीटी में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के नाम से और फाउंडेशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी के नाम से। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सीए फाउंडेशन में वेटेज बोला है इस चैप्टर का, अगर आप देखें 40%। मतलब 40 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स में, जिसमें से 40% वेटेज अगर मैं इसको बोलूं तो मिनिमम 12 क्वेश्चन और मैक्सिमम 16 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है।
सर क्या क्या है इस चैप्टर में, आइए प्रमुख तौर पे समझते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। चार्ट फॉर्म से चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। बेटा सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इफेक्टिव इंटरेस्ट है, एन्युटी है। और सीए फाउंडेशन के अंदर उन्होंने 2 टॉपिक्स और ऐड करे हुए हैं, परपेचुइटी, फिर CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, इसके अलावा नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV, ऐसे कुछ टॉपिक्स उन्होंने और ऐड करे हैं। पर बहुत ये टॉपिक सीए इंटर के टॉपिक से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो यहां पर उन्होंने ऐड करे हुए हैं, फिर भी इंस्टीट्यूट का प्राइम फोकस उनके सबसे पसंदीदा कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट पर ही रहेगा। सीपीटी वाले बच्चों के लिए एन्यूटी पर भी अपन माने कि इसे इंपॉर्टेंट बोला जा सकता है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी तक परपेचुइटी, CAGR, NPV पर क्वेश्चन ज्यादा फाउंडेशन में नहीं पूछे हैं, अब धीरे धीरे इंस्टीट्यूट पूछना शुरू करेगा। अब देखें सिंपल इंटरेस्ट के अंदर बेटा फॉर्मूला आपको याद होगा, P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100, पर ये फॉर्मूला सब बकवास बातें हैं। फॉर्मूले से कोई एग्जाम क्लियर नहीं होती, कोई मेरिट्स नहीं आती। ये 2000 नवंबर 18 का मेरिट का ट्रैक रिकॉर्ड, 21 ऑल इंडिया रैंक्स एंड फर्स्ट AIR गर्वित जैन इन नवंबर 2018। क्या ये वो लोग थे जिन लोगों को बहुत अच्छे से फॉर्मूले याद थे, प्रॉपर्टीज याद थी? नहीं, ये लोग वो थे जिनमें कॉमन सेंस बहुत अच्छा था, जिन्होंने एग्जाम के प्रेशर में अपने आप को सरेंडर होने से बचा के रखा, उन्होंने पेपर को एंजॉय करा, कॉमन सेंस से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा, कई दफा नॉकआउट करा। आइए देखें सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर दे। ऐसे फॉर्मूले पर बात करने से मजा नहीं आएगा, इसके लिए स्कैनर्स के कुछ क्वेश्चंस हम जरूर देखेंगे जो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर हम फॉर्मूले से देखने जाएंगे तो अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस I बाई K के पावर में N इंटू K। P प्रिंसिपल है, A अमाउंट है, I रेट ऑफ इंटरेस्ट है, K साल में जितनी भी बार कंपाउंड करके इंटरेस्ट दिया वो है, और N नंबर ऑफ ईयर्स है। मैंने आपको बताया था ये दोनों के नेचर सेम होना बहुत जरूरी है। ऑलवेज रिमेंबर दैट नेचर ऑफ I बाय K एंड N बाय K, N इंटू K शुड बी सेम। ये छोटा भाई ये मान के चलो, और ये बड़ा भाई। छोटा भाई अगर मंथ में है तो बड़ा भाई भी मंथ में रहेगा, छोटा भाई अगर क्वार्टर में है तो बड़ा भाई भी क्वार्टर में रहेगा। हालांकि कैलकुलेटर पर इसकी एक टेक्निक बताई थी मैंने आपको बोला था कि अगर 100 रुपीज है और 100 रुपीज में अगर 10% का इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो 100 रुपीज में 10% का इंटरेस्ट दिया जा रहा है 3 साल, तो 100 रुपीज प्लस एक बार 10%, प्लस 2 बार 10%, प्लस 3 बार 10%, ये हो गया कंपाउंड अमाउंट। इसमें से 100 रुपीज माइनस कर दो, ये आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो विल यूज लेस ऑफ फॉर्मुलेज एंड मोर ऑफ कैलकुलेटर्स एंड शॉर्टकट्स जो हमने क्लास में डिस्कस करा है। मंजूर बेटा? एन्यूटी सर मेरे को बहुत परेशान करता है, मुझे एन्यूटी सर बहुत दिक्कत देता है, मैं समझ नहीं पाता हूं सर कि एन्यूटी का क्वेश्चन है क्या। बेटा सुन, एन्यूटी इज अ मल्टीपल कैश फ्लो। बार बार जब पैसा जमा करा तो वह एन्यूटी है, एक ही बार जब पैसा जमा करा तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। एन्यूटी के अंदर एक वर्ड दिया जाएगा पर एनम या पर मंथ या पर क्वार्टर, तो अपने को ऐसा स्निपर डॉग जैसा सूंघना है। अगर पर एनम वर्ड दिया गया है तो वह एन्यूटी है, पर मंथ दिया है तो वह एन्यूटी है। सर एन्यूटी में भी मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं समझ नहीं पाता कि कब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी लगता और कब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी लगता। ए बेटा, जब पैसे की वैल्यू हमको निकालनी है 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो फ्यूचर वैल्यू, जैसे मकान खरीदा और उसका पेमेंट मुझे करना है आज से, तो प्रेजेंट वैल्यू। तो आपको याद आएगा मैंने क्लास में पूरी लिस्ट लिखवाई थी, प्रेजेंट वैल्यू, लोन लिया तो प्रेजेंट वैल्यू, मकान खरीदा प्रेजेंट वैल्यू, उधार लिया प्रेजेंट वैल्यू, इंस्टॉलमेंट पे चीजें ली प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि सामान हमने आज खरीदा है और उसका पैसा हमें आज देना है, पर हमारे पास नहीं है इसलिए हम भविष्य में दे रहे हैं। फ्यूचर वैल्यू के क्वेश्चन जैसे मैंने सिंकिंग फंड बनाया डिबेंचर्स के रिडम्पशन के लिए या कैपिटल गुड्स के रिप्लेसमेंट के लिए, तो सिंकिंग फंड के क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूलेज आपको याद आएंगे। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला P ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस R, खोपड़ी पे माइनस n अपॉन में R,
और फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यहां से अपन ने पढ़ा था, आपको याद आएगा, P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर पावर में n माइनस 1 अपॉन में आर। फ्यूचर वैल्यू में पॉजिटिव पावर, प्रेजेंट वैल्यू में नेगेटिव पावर। अब ये देखना बेटा, एग्जाम में प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का एक हाथ क्वेश्चन तो रहेगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि मिनिमम 12 क्वेश्चन और मैक्सिमम 16 क्वेश्चन, तो आप देखें एक एक दो दो क्वेश्चन तो हर टॉपिक पर इंस्टीट्यूट बना के पूछेगा ही पूछेगा। हम सीए इंटर वाले बच्चों को इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट बेटा CAGR और एनपीवी बोलते हैं। एनपीवी तो सीए इंटर के बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अभी तक बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट ने एनपीवी पे पूछा नहीं है, पर पूछेगा जरूर। तो एनपीवी याद करें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। कैलकुलेटर पर मैंने इसके शॉर्टकट्स और ट्रिक्स भी बताए कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं इनफ्लो का, और फिर मेमोरी में डाल के आउटफ्लो को उसमें से माइनस करने का। इस पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्वेश्चन आना चाहिए एनपीवी पर। CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कुछ नया नहीं है, इन्होंने यही बदमाशों ने ये जो आई है इसको CAGR बोलते हैं, और यहां पर मॉड्यूल में एक फॉर्मूला बना दिया इससे, पर परेशान नहीं होना। ए अमाउंट है, पे प्रिंसिपल है, आई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और एन टाइम पीरियड है। यही जो आई है यही कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है। बोलो क्लियर हुआ? सर मैं किस पर ज्यादा फोकस करूं? मैंने कहा ना बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे सबसे ज्यादा। अब छूटा एक हमारा जिसका नाम है इफेक्टिव इंटरेस्ट। इफेक्टिव इंटरेस्ट कैसा है सर? आता है एग्जाम में, कुल मिलाकर आज तक 5 क्वेश्चन आप माने इफेक्टिव में। तो इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वो सिंपल इंटरेस्ट का रेट होता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट की 1 साल में बराबरी कर ले। ठीक है, इसकी भी नॉकआउट टेक्निक अपन ने देखी है, परंतु इसको सीधा सीधा फॉर्मूले से भी करना बहुत आसान होता है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला 1 प्लस आई बाय के पावर में k माइनस 1। मतलब ये ध्यान देना, अगर ये परसेंटेज में होता है 100 से डिवाइड करने के बाद, तो ये भी 100 से डिवाइड करने के बाद परसेंटेज में ही आएगा। वो ई देकर आई पूछेगा या आई देकर ई पूछेगा। कभी बोलेगा 10% है, सेमी एनुअल है तो यहाँ 2 रख देना, क्वार्टरली है तो 4 रख देना, और यहां से ई निकालना। उल्टा कभी ई देगा और आपसे बोलेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट निकालो। मतलब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट सिंपल इंटरेस्ट का वो रेट है जो कंपाउंड इंटरेस्ट की 1 साल में बराबरी कर लेता है। बोलो मंजूर है बेटा? आ जाओ एक बार हम इसका स्कैनर निकाल लें। सर परपेचुइटी पे भी थोड़ा हो जाता बेटा, अपन आईएमपी चीजें देख रहे हैं ना, अभी सारा देखने का तो अपने पास वक्त नहीं बचेगा क्विक रिवीजन के लिए, इसलिए हम आईएमपी देख रहे हैं। तो आजा बेटा स्कैनर में। स्कैनर में कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं। एक टाइम स्केल मेथड मैंने आपको सिखाया था बेटा, याद आया आपको? टाइम स्केल मेथड सिंपल इंटरेस्ट में जब रहता है तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में चलता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे जब रहता है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में चलता है। आपको टाइम स्केल मेथड की कोई झलक दिखाता हूं मैं। अगर मैंने 100 रुपया रखा, या यहां पर प्रिंसिपल मैंने पी रखा, और ऐसी सिचुएशन में मैंने बोला कि पैसा 5 साल में 2 गुना हो जाता है, तो अब अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है बेटा, तो 5 साल में 2 गुना हो गया, तो अगले 5 साल में, मतलब अगला जब 5 साल आएगा तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? प्लस पी का, तो वापिस प्लस पी करके इसे 3p कर देना। अगले 5 साल में वापिस उसमें प्लस पी करके 4p कर देना। अगले 5 साल में फिर प्लस पी करके इसे 5p कर देना। मतलब सिंपल इंटरेस्ट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से चलता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का खेल थोड़ा अलग होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ साइंस, विज्ञान का 8वां अजूबा है। क्योंकि अगर p का यहां पर 2p हुआ है 5 साल में, तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर चेक करो, इंटू 2 है, तो अगले 5 साल में ये हो जाएगा 4p, अगले 5 साल में ये हो जाएगा 8p, अगले 5 साल में हो जाएगा ये 16p। तो 2 के मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में अगर पैसा चल रहा है तो कंपाउंडिंग ऐसे होगा। बोलो आप सहमत हैं? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का एग्जाम में पूछा जाता है। स्कैनर में आपको
जून 08 में इस तरह का क्वेश्चन दिख रहा है मेरे हाथ में जो स्कैनर है। इसके अलावा उन्होंने कंपाउंडर सिंपल के मिक्स करके भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हैं बेटा। फिर इसके अलावा प्रिंसिपल और इसको लेकर भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। प्रिंसिपल निकालने की कोई बात करके भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं एग्जाम में। अलग अलग मुझे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। फिर इसी के साथ आपको और भी वैरायटीज मिलेंगी स्कैनर के अंदर। एक मिस्टेक से क्लर्क ने प्रिंसिपल पर 6.5% का इंटरेस्ट ले लिया जबकि 5.5% का था। तो याद करो इसमें हमने कैलकुलेटर पर आंसर से नॉकआउट करके सॉल्व किया था, है ना। ये एक फेमस क्वेश्चन है बेटा। इसके अलावा पार्टनर्स ने कुछ पैसा जून 14 में क्वेश्चन आया 4% कंपाउंड एनुअली पे रखा और ए ने 7 इयर्स, बी ने 9 इयर्स रखा तो कितना होगा। हमने फिर इसमें कैलकुलेटर पर ही ऑप्शन से उठाकर आंसर्स को सॉल्व किया था, अगर आपको याद आए तो। ऐसे बहुत सारी वैरायटीज हैं एग्जाम में जो पूछी जा रही हैं। एन्युटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी, एन्युटी के बहुत सरल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो नथिंग टू वरी। बट आई वेरी स्ट्रांगली अगेन रिकमेंड स्कैनर फॉर दिस चैप्टर। स्कैनर को मैं बहुत स्ट्रांग रिकमेंडेशन करूंगा इस चैप्टर में जाने के लिए। बोलो मंजूर है दोस्तों। हमने रेशो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लोगैरिथम का रिवीजन कर लिया, हमने इक्वेशंस का रिवीजन कर लिया, हमने लीनियर इनइक्वालिटी का रिवीजन कर लिया, हमने मैथमेटिक्स और फाइनेंस का रिवीजन कर लिया। हम आगे बढ़ रहे हैं अब एपीजीपी, पीएनसी और सेट फंक्शन रिलेशन की तरफ। एपीजीपी की तरफ अब आगे बढ़ते हैं रिवीजन को लेते हुए। एपीजीपी बेटा याद करें, एपीजीपी में क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, एपीजीपी में जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस बहुत सारे कैलकुलेटर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मैंने आपको बोला एपीजीपी अदरवाइज एक बहुत टिपिकल चैप्टर है, पर कैलकुलेटर्स के ट्रिक से एपीजीपी बहुत आसान बन जाता है। कैसे आसान बनता है, मैं एक बार आपको शॉर्ट रिवीजन देता हूं एपीजीपी से जुड़ा हुआ, देखें आपको अच्छा लगेगा। हमारा 5वां चैप्टर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। याद करना दोस्तों, था जब कोई सीरीज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती है तो वो एक कॉमन डिफरेंस के साथ आगे बढ़ती है, और जब कोई सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहती है तो वो एक कॉमन रेशो के साथ आगे बढ़ती है ना। कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशो। तो अगर मैं एपी की बात करूं और अगर मैं एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जीपी की बात करूं, एपी और जीपी, तो एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। मैंने सीरीज बनाई 5, फिर उसमें मैंने अगला जोड़ा कॉमा करके, पहले टर्म्स का ले लेते हैं, 8, फिर आया 11, फिर उसके बाद में लिखा 14 और अगला क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए कैलकुलेटर्स की मैंने ट्रिक्स आपको बताई थी। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आपको फर्स्ट टर्म टाइप करनी है, प्लस करके स्टेप नंबर 2 में जाना है दोस्तों, प्लस करके इसका कॉमन डिफरेंस देखिए। 5 में हमने +3 करा तो 8 आया, +3 करा तो 11 आया, +3 करा तो 14 आया, तो +3 करा इज इक्वल टू करा तो 8 आया, इज इक्वल टू करा तो 11 आया, इज इक्वल टू करा तो 14 आया। ऐसा करते करते हम जाकर सीरीज की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जीटी के ऊपर एक काउंटर चलता है, वो काउंटर हमको चेक करना है, वो हमेशा एक ज्यादा चलता है। तो जीटी के ऊपर का जो काउंटर है उसमें से एक कम कर दो तो आप सीधे नंबर ऑफ टर्म्स, जीटी का काउंटर -1 करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स तक पहुंच सकते हैं। याद आया? इसके अलावा फिर अगर हमको इसका सम निकालना है तो मैंने बताया था आपको कि प्रेस करो जीटी का बटन, और जीटी का बटन दबाते से वो पूरा ग्रैंड टोटल दे देता है। तो जीटी कौन था बेटा, याद करो, जीटी था बेवफा सनम। बेवफा सनम क्या भूल जाता है? अपना पहला प्यार भूल जाता है। मैं पूछता था कि तुम तो नहीं भूले अपना पहला प्यार, तुम बोलते थे नहीं भूले। तो जीटी बेवफा सनम पहला प्यार भूल जाता है। पहली टर्म अलग से उसमें ऐड कर दोगे तो आपको सीधे सम टू एन टर्म्स का आंसर मिल जाएगा। बोलो याद आया? ठीक है। वैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में चलने वाली सीरीज है। जैसे मैंने लिखा 5, फिर लिखा 10, फिर आया 20, फिर आया 40,
ऐसे करते हुए जो सीरीज चली इसका नाम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की खासियत है ये मल्टीप्लिकेशन से चलेगा। तो ये मैं मल्टीप्लिकेशन बनाया और इसकी स्टेप्स एक बार फिर से याद दिलाता हूं बेटा आपको। स्टेप नंबर 1 उल्टा चलना पड़ता है। सबसे पहले टाइप करो कॉमन रेशो, और यहां पर जैसे कॉमन डिफरेंस है वैसे टाइप करा कॉमन रेशो। कॉमन रेशो क्या है? कॉमन रेशो 2 है। फिर स्टेप नंबर 2 पर जाएं, मल्टीप्लाई का बटन दबाएं, फर्स्ट टर्म टाइप करें। फर्स्ट टर्म क्या है? इंटू 5 है, तो हम इंटू करके 5 करें और इज इक्वल टू करें, सीरीज आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिर जहां तक जाना है, अगर n चाहिए तो जीटी का काउंटर उसमें से 1 माइनस करेंगे तो n आ जाएगा, और कभी आपको टोटल चाहिए तो आप सिंपल जाएंगे और प्रेस करेंगे जीटी का बटन तो ग्रैंड टोटल आ जाएगा। ग्रैंड टोटल आ जाने पर पहली टर्म वो भूल जाएगा, इसलिए आप पहली टर्म उसमें ऐड कर देंगे, सम टू n टर्म्स का आंसर आ जाएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है इसके अंदर। कभी वो n देकर tn मांगता है, कभी tn देकर n मांगता है, एपी में भी। वैसे ही जीपी में n देकर tn मांगता है, tn देकर n मांगता है। क्या सर इसमें भी हमको स्कैनर देखना चाहिए? यू गेस्ड इट राइट, स्कैनर हर चैप्टर में देखकर जाना है। मॉड्यूल नहीं देखना है क्या सर? मॉड्यूल भी देखना है, पर लास्ट मोमेंट पर रिवीजन करने में अगर हमारे पास पूरा समय नहीं हो तो स्कैनर तो जरूर देखकर जाना है ना। क्लास वर्क में हमने मॉड्यूल भी करे हैं, स्कैनर भी करे हैं, एमटीपी भी करा है। कॉपी में सब जगह क्लास वर्क में आईएमपी लिखा हुआ है। बस अगर आपने वो कॉपी पलट ली कम से कम 2-3 बार एग्जाम के पहले, तो मॉड्यूल के आईएमपी, स्कैनर के आईएमपी, एमटीपी के आईएमपी, मॉडल टेस्ट पेपर का आईएमपी सब कवर हो जाएंगे। जस्ट रिलैक्स, आपको सब कुछ आता है। अगर कुछ नहीं आता है तो बताऊं वो क्या है? वो है खुद पे भरोसा करना। बाकी आपको सब कुछ आता है। आप जिस दिन खुद पे भरोसा करना सीख जाएंगे, आप एग्जाम को फोड़ते हुए पहुंच जाएंगे आगे की तरफ। चलो और बताएं सर, इसके अलावा एपीजीपी में और क्या क्वेश्चन है बेटा? देख, एपीजीपी को लेकर कुछ सम टू एन टर्म्स के फॉर्मूलेज बनते हैं, वो देख लेते हैं। 1 से लेकर n तक की टर्म्स का फॉर्मूला का टोटल n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2। 1 से लेकर n तक के नंबरों के स्क्वायर का टोटल n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। 1 से लेकर n तक के क्यूब का टोटल n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। इसके अलावा सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी उनको बहुत पसंद है, a अपॉन 1 माइनस आर। कैलकुलेटर पर मैंने आपको इसका भी करने का तरीका बताया। वापस से कॉमन रेशियो टाइप करो, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म टाइप करो, इज इक्वल टू करके सीरीज को आगे बढ़ाओ। बोलो मंजूर है? 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बेटा लिखता हूं, एपी और जीपी दोनों में ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 n दिया जाएगा और tn मांगा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 tn दिया जाएगा और उसके साथ में n मांगा जाएगा। सर इनको कैसे करना है? वही कैलकुलेटर पर। हमको पता है एपी आया है, जीपी आया, सबसे पहले फर्स्ट टर्म टाइप करना है। ये देखो, सबसे पहले फर्स्ट टर्म टाइप करना है, फिर उसके बाद क्या करना है? कॉमन डिफरेंस टाइप करना है। फिर कैलकुलेटर पे धम 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 सीरीज आगे बढ़ जाएगी। अगर आपको n मांगा है तो जीटी का काउंटर देख लो, उसमें से 1 कम करो, n आ गया। अगर आपको बोला है टोटल करो तो जीटी का बटन दबा दो, वो पहली टर्म जोड़ दो, वहां से एसएन आ जाएगा। नथिंग टू वरी। बोलो एग्रीड एंड एक्सेप्टेड। चलो अब इसके क्वेश्चंस पर आओ बेटा, एक निगाह मारते हैं एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन इससे जुड़े हुए, एपीजीपी से जुड़े हुए बने हैं। आइए देखें ध्यान से, है ना। पैनिक नहीं करना, बार बार बोल रहा हूं, पैनिक नहीं करना है। जितना हम अपने आप को फ्री छोड़ेंगे, हमारे दोनों ब्रेन्स, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, वो काम करेंगे। बेटा स्कैनर में इनफाइनाइट जीपी वाला क्वेश्चन दिख रहा है जून 2008 का, जहां पर सीरीज देके रखी है, x इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन मांगा है, वो अपन देख लें। रेशो वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं बेटा जून 2009 में, T7 इज टू T10, 5 टू 7 देके रखा है, T8 इज टू T11 निकालना है। ये भी हमने क्लास में करा हुआ था। इसके अलावा जो n टर्म्स वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं, जैसे मुझे जून 11 में दिख रहा है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना, एक सीरीज दी है p स्क्वायर p क्यूब p टू द पावर n, उधर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए वही 2 टर्म ले लो, gm ले लो, आंसर में n की जगह 2 डाल दो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा, मैंने आपको क्लास में लिखवाया भी,
कि सम ऑफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म, दिसंबर 11 का क्वेश्चन, द सम ऑफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म इज 8, फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म। तो सम ऑफ 11 टर्म्स में आप 11 टर्म्स का फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूले मैंने बोर्ड पे लिखे नहीं क्योंकि हम ये कैलकुलेटर पे ही कर लेते हैं, अदरवाइज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एपी की nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, nth टर्म, और एपी की सम टू nth टर्म का फॉर्मूला n बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेस ऑफ फॉर्मूलेज, एग्जाम में फॉर्मूलेज कम, कॉमन सेंस और कैलकुलेटर ज्यादा। जीपी पे nth टर्म का फॉर्मूला a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। मेरे साथ साथ रिवाइज कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। रिपीट करें, tn जीपी की nth टर्म का फॉर्मूला a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, और जीपी की सम टू n टर्म का फॉर्मूला a आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। याद आया? लेस ऑफ फॉर्मूलाज, मोर ऑफ कंसेप्ट एंड कैलकुलेटर्स। ठीक है दोस्तों, ऐसे कुछ क्वेश्चन है। एरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना उनको बहुत पसंद है। ये बीच में जो होते हैं ना बेटा, ये एरिथमेटिक मीन है। तो कभी क्वेश्चन बना कि इंसर्ट 3 टू एरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 14, तो ये ऑप्शन में देके रखेगा। तो कैलकुलेटर पर 5 प्लस 11 हो गया 16 का आधा करा तो 8। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बीच की टर्म am और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बीच की टर्म gm। 10 gm है, 5 इंटू 20 100 का रूट लिया तो आया 10। वैसे ही दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है दो नंबर्स के बीच में, ऑप्शन उठाकर इधर डाल दो और कैलकुलेटर पे सीरीज चला के देखो, अगर सीरीज चल रही है तो वो जीपी है। और बड़े बेटा कुछ ऐसे उटपटांग क्वेश्चन भी जून 2016 में पूछे। 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस बी आर इन एपी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन। तो ऑप्शन में अगर एपी दिया हो तो एपी की 3 टर्म्स मान लो, 1 2 3। दुनिया की सबसे छोटी एपी याद करो, मैंने बताई थी 1 2 3। दुनिया की सबसे छोटी जीपी 1 2 4। ऐसे करके हम कर सकते हैं क्वेश्चंस। n टर्म्स वाले क्वेश्चन में वापस बोल रहा हूं, कुछ टर्म को ऐड करो, 2 टर्म्स को ऐड करो, आंसर में n की जगह 2 डाल दो। बहुत पूछे हैं ये क्वेश्चन नंबर 61 अपने स्कैनर का, जून 18 या फिर दिसंबर 18, ये सब क्वेश्चन n टर्म्स वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 जून 17 n टर्म्स वाले क्वेश्चन। तो ये था बेटा हमारा 5वां चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम था एपी जीपी। मैं आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सर मुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बहुत डर लगता है। सर बेटा तुझे नहीं, पूरी दुनिया को इस चैप्टर से डर लगता है, पर डरने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? क्योंकि डर के आगे जीत है। तो क्या करूं सर? तो बस बेटा अब डर के आगे जा। माउंटेन ड्यू पीऊं सर? हाँ बेटा पी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं हो तो एक गिलास ठंडा पानी पी। पर अब आराम से देख जो मैं बोलने जा रहा हूं, पीएनसी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। 10 क्वेश्चन आईएमपी पीएनसी के बोर्ड पे लिखता हूं, आप उस पर फोकस करना। और क्या एक बार वापस से यही बोलोगे सर कि स्कैनर जरूर करना? यस बच्चा, हमेशा बोलूंगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 पे बताओ सर क्या करना है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। बेटा देख, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सबसे पहले तो ये दो फॉर्मूलेज एनपीआर और एनसीआर पे बात कर ले। ये हो गया फैक्टोरियल एन अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये हो गया एनसीआर में फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर ब्रैकेट में एन माइनस आर। पर अब फॉर्मूले से ज्यादा कॉमन सेंस पर ध्यान देना इस चैप्टर में। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखना शुरू करता हूं। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से देखो। सबसे पहले वो बोलता है क्वेश्चन जिसके अंदर बोलता है नेवर टुगेदर, कभी भी दो लड़के या दो लड़कियां वो साथ में ना आए। तो नेवर टुगेदर में हमेशा लाइनें बनानी है। और सबसे पहले अगर उसने बोला कि 5 लड़कियों को और 3 लड़कों को इस तरह से अरेंज करो कि 3 लड़के कभी भी साथ में ना आए, तो 5 लड़कियों को आप अरेंज कर दो G1, G2, G3, G4, G5 और आजू बाजू लाइनें बना दो। और उसने बोला 3 लड़कों को ऐसे बिठाओ कि कोई भी लड़का साथ में ना आए। तो 3 लड़कों को हमको इन जगह पर बिठाना है। तो बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3। एग्जाम्पल है डायग्राम। अब 3 लड़कों को इधर बिठाने के तरीके कितने हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 6, तो 6p3। एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अनुसार
अब गर्ल्स भी बोलेंगी कि हमको भी सर अल्टी पल्टी इधर उधर करो ना सर, बॉयज को तो आपने इतने परम्यूटेट करा, इधर 3 बैठ सकते, इधर 3 बैठ सकते, मेरा दिल करता मैं G5 के पास जाऊं, G5 का दिल करता कि कभी G4 के पास जाए, हमको भी अल्टी पल्टी करो ना सर, तो 5p5 कर देंगे, 5 गर्ल्स को 5 जगह इंटरचेंज। बोलो सहमत हो? ये एक फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, वो बोलता है ऑलवेज टुगेदर। इसी क्वेश्चन को बदल देते हैं बेटा और बोलते हैं कि तीनों लड़के बोलते हैं कि हम तो हमेशा साथ में आएंगे, हमको गर्ल्स के बीच में नहीं बैठना, ये हमें छेड़ती हैं। ठीक है भाई, तो तुमको हम डब्बे में बंद कर देते हैं और गर्ल्स जो हैं G1, G2, G3, G4, G5, बेटा पांचों गर्ल्स हमारे 3 शरीफ बॉयज को आप छेड़ना नहीं। ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ऐसे में ये 3 बॉयज और ये 5 गर्ल्स, ये 8 टोटल कितने हो गए? 8, परंतु बॉयज कितने बेटा? 3 और मिलकर एक ही हो गया डब्बा। तो मैंने क्लास में लिखवाया था बेटा, जब भी नेवर टुगेदर आता है तो लाइंस बनाओ और जब भी ऑलवेज टुगेदर आता है तो बॉक्स बनाओ। तो ऐसे में 1 2 3 4 5, 5 गर्ल्स और एक डब्बा, ये कितने हो गए? 6। तो 6 को 6 जगह अल्टी पल्टी 6p6। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जैसे गर्ल्स परेशान हुई थी, अब बॉयज परेशान होंगे, सर हमारा भी दिल करता हमको भी अंदर अल्टी पल्टी करो, तो इनको भी अल्टी पल्टी कर दो बेटा 3p3 एंड यू गेट एन आंसर। तो नेवर टुगेदर का फॉर्मेट एकदम फिक्स है। पहले उनको बिठा दो जिनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है, फिर उनको बिठाओ जो साथ में नहीं आना चाहते हैं, तो जगह हमेशा एक ज्यादा बनेगी। 1 2 3 4 5, 5 गर्ल्स है तो जगह 6, 6 जगह पर 3 बॉयज 6p3 और फिर पांचों गर्ल्स आपस में अल्टी पल्टी दैट इज 5p5। ऑलवेज टुगेदर बोला तो जो चाहिए साथ में उनको डब्बे में बिठा दो, बाकी 1 2 3 4 5, 5 गर्ल्स और एक बॉयज, और 5 गर्ल्स और बॉयज को हम एक साथ डब्बे में डालो और इनको आपस में घुमा दो। 6 को 6 जगह 6p6 और डब्बे के अंदर बॉयज को 3p3। मंजूर? इसके अलावा तीसरा सर्कुलर परम्यूटेशन, याद रहे बच्चों, सर्कुलर परम्यूटेशन n-1 का फैक्टोरियल, एक को हमेशा फिक्स करना है और बाकी को अल्टी पल्टी में घुमाना है। मंजूर? इसके अलावा नेकलेस, नंबर ऑफ नेकलेस, नेकलेस बनाने के कितने तरीके? तो n-1 का फैक्टोरियल बेटा अपॉन में 2 नेकलेस के। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों जगह से एक ही बात होती, तो नेकलेस के तरीके ये। क्वेश्चन नंबर 5 आप इसी में देखें बेटा, ये हो गए मैथ्स के नंबर्स, मैथ्स के नंबर्स, इंग्लिश के वर्ड्स, ये सब क्वेश्चन परम्यूटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मैथ्स के नंबर्स, ऐसे नंबर जो 2000 से बड़े हो, स्कैनर जरूर रिफर करेंगे। ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स जिसमें वॉवेल जो है वो इवन प्लेस पर आ रहे हैं, ऑड प्लेस पर आ रहे हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने भी मैं को 10 क्वेश्चन बोलूंगा, ये 10 के 10 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सबका एक एक वैरायटी आपको स्कैनर के अंदर से देखकर करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कॉम्बिनेशन आता है, परम्यूटेशन के बाद। तो 3 प्रॉपर्टी बेटा, NCR इज इक्वल टू NCn-R। इसको मैंने क्लास में गेंदा फूल प्रॉपर्टी बोला था, आपको याद आएगा। हमने इधर भी एक फूल बना दिया, इधर भी एक फूल बना दिया और इन दोनों को लेकर अप्रैल फूल बना दिया। यहां पर इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमेशा ऊपर न्यूमरेटर का n आता है, तो हमने इसका नाम रखा था गेंदा फूल प्रॉपर्टी। R प्लस n-R, R कैंसिल हो गया, n आ जाएगा। इजीली क्वेश्चन देखते से, चॉइसेस देखते से आंसर मारने का इफेक्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां दोस्तों, NCR इज इक्वल टू NPR अपॉन में फैक्टोरियल R। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन अलग अलग नहीं है बेटा, सेम है। देखो ध्यान से, ये जो है ये क्या है? ये अपने आप में परम्यूटेशन है। ये देखो, ये परम्यूटेशन है और परम्यूटेशन के नीचे R डाल दिया तो कॉम्बिनेशन बन गया। अब देखो यहाँ पर NPR, अमित भैया ध्यान देना, NPR अपॉन फैक्टोरियल R, वही चीज हो गई परम्यूटेशन और नीचे आ गया R फैक्टोरियल। इस पे भी क्वेश्चन आता है। फिर अगला आता है दोस्तों पास्कल्स लॉ। पास्कल बेटा, रास्कल नहीं, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ में बहुत क्वेश्चन आते हैं। NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू n+1 CR। दिस इज पास्कल्स लॉ, बेहद बेहद इंपॉर्टेंट। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं।
आपको याद आएगा एग्जाम में हमने इसकी एक ट्रिक भी बनाई थी, स्कैनर का क्वेश्चन था, उसका नाम ऊ मेथड रखा था। एक साउंड में क्लास के अंदर निकालता था जिससे ये क्वेश्चन होता था। मैं फिर कोशिश करता हूं, अपन ने ऐसा करा है, ऊ ऊ ऊ, ऐसा याद है? जी हॉरर शो का एक साउंड अपन ने इसके साथ करा था, उसका नाम ऊ मेथड रखा था पास्कल्स लॉ। मैं अभी टच करके स्कैनर में आपको बता दूंगा। इसके अलावा दोस्तों आप याद करना, नंबर ऑफ डायगोनल्स का क्वेश्चन आता है, क्योंकि ऑर्डर मायने नहीं रखता है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स में NC2 माइनस n। सर इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है बच्चा? 10 के 10 क्वेश्चन IMP बता रहा हूं। NC2 माइनस n, कभी डायगोनल्स निकालना हो तो नंबर ऑफ साइड डाल दो तो डायगोनल आता है, कभी डायगोनल देता है तो नंबर ऑफ साइड निकालता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर ऑफ हैंडशेक्स। नंबर ऑफ हैंडशेक्स, अगर n पर्सन है और उनके हैंडशेक्स चेक करना है तो NC2। ऑर्डर मायने नहीं रखता है, मैं आपसे हाथ मिलाऊं अमित भैया, या अमित भैया मुझसे हाथ मिलाए, बात एक ही होगी, ऑर्डर मायने नहीं रखता है, इसलिए कॉम्बिनेशन का हम यूज करते हैं। ये 10 क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छे से देख के जाना। नेवर टुगेदर, लाइनें बनाना है, ऑलवेज टुगेदर, डब्बा बनाना है, सर्कुलर परम्यूटेशन, n-1 का फैक्टोरियल, नेकलेस, इसको डिवाइड करना है 2 से, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के लिए, मैथ्स के नंबर्स, इंग्लिश के वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर इनमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट? बेटा ऐसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर मैथ्स के नंबर्स और इसको मत छोड़ना, ये स्कैनर में देखना है। गेंदा फूल वेरी इंपॉर्टेंट, पास्कल लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज टुगेदर एंड नेवर टुगेदर वेरी इंपॉर्टेंट। ले 10 में से 5 और छाट दिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। बोलो मंजूर? ठीक है। अब गाड़ी आगे बढ़ती है दोस्तों, क्योंकि समय सीमित है इसलिए क्विक रिवीजन की तरफ हम जा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स भी हमको करना बाकी है। आखिरी चैप्टर की तरफ जाता हूं जिसका नाम है सेट फंक्शंस एंड रिलेशंस। क्यों सर, आप डिफरेंशियल और इंटीग्रल का रिवीजन नहीं करवाओगे क्या? बेटा डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल के रिवीजन की जरूरत ही नहीं है, इसलिए क्योंकि मैथ्स वाले बच्चे को ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता है, और नॉन मैथ्स वाला बच्चा रिवीजन करेगा तो कैनॉट बी वेरी श्योर दैट विल बी एबल टू अटेम्प्ट एग्जाम क्वेश्चंस। तो अभी स्ट्रेस मत ले, अभी उस चीज पर फोकस कर जो अपन अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सर आप ये बोल रहे हो मैं छोड़ दूं डिफरेंशियल इंटीग्रल? आई नेवर सेड दैट, यू टुक योर ओन इंटरप्रिटेशंस। मैंने ये नहीं बोला छोड़ दो, आप उसके क्वेश्चंस इजी इजी वाले देख लो, और एग्जाम में पहली प्रायोरिटाइज करेंगे नॉन मैथ्स वाले बच्चे ये वाले चैप्टर्स पे, फिर समय बचेगा तो उसकी तरफ। ठीक है। सो द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर मैथमेटिक्स, सेट फंक्शन एंड रिलेशन। सर ये चैप्टर कैसा है? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट फंक्शन एंड रिलेशन। इसमें से क्या क्या आता सर? वेरी गुड, मैं अभी सब बताऊंगा। सेट में से क्या क्या पूछेगा वो क्वेश्चन ये बताता हूं, फंक्शन में वो कौन से क्वेश्चंस सबसे ज्यादा पूछता है ये बताता हूं, रिलेशन में कुछ ज्यादा आता नहीं है, फिर भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में आपके साथ शेयर करता हूं। आजा बेटा, सेट के अंदर जो उसको बहुत पसंद है इंस्टीट्यूट को, वो यहां से पूछता है सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स। तो याद रख बेटा, सबसेट की जब बात करेंगे तो 2 to the power n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे देगा, नंबर ऑफ सबसेट्स पूछेगा 2 to the power n, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछेगा बच्चा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछेगा 2 to the power n minus 1, क्योंकि ओरिजिनल सेट को इग्नोर करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में अगर हम बात करें इसी के अंदर जाते हुए, तो यहां पर वेन डायग्राम से जुड़े हुए क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं बेटा। तो वेन डायग्राम से जुड़े हुए क्वेश्चंस अच्छे से देखिएगा। इसमें वेन डायग्राम ये हमको प्रोबेबिलिटी में भी दोस्तों काम आ जाएगा। तो मैं एक वेन डायग्राम बनाता हूं, उसके अंदर छोटी छोटी चीजें आपके सामने रखता हूं। ये मैंने बनाया ए, ये मैंने बनाया बी, इसमें कलर करता हूं मैं अलग अलग चीजों को, ध्यान से देखिएगा। अगर ओनली ए बोलते हैं तो इसे बोलते हैं ओनली ए। ओनली ए को लिखने का तरीका होता है ए में से बी को हटा दो। दूसरा होता है बेटा ओनली बी। ओनली बी की मतलब ये ग्रीन कलर से जो मैंने लिखा, दिस इज ओनली बी। ओनली बी कुछ और नहीं है, बी में से ए को हटा दो।
सर मैं पूरे ए में से मछली हटा दूं तो भी तो ओनली ए आ जाएगा। यस, वेरी गुड। ये मछली हटा दूं तो भी ओनली ए आ जाएगा। और ओनली बी के लिए पूरे बी में से मैं मछली हटा दूंगा तो ओनली बी आ जाएगा। तो सर आपने ऐसा क्यों लिखा? ए में पूरा बी घुसा ही कहां है जो आपने बी माइनस कर दिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये सिर्फ लिखने का तरीका है, करने का तरीका नहीं। करने का तरीका है ए में से मछली माइनस कर दो, इंटरसेक्शन। ओनली बी ये लिखने का तरीका है, करने का तरीका बी में से मछली माइनस कर दो, ओनली बी। ठीक है सर। इसके अलावा ये क्या है सर? ये मछली है बेटा, रेड कलर से जो आ रही ना, इसको अपन बोलते हैं मछली। ये मछली कैसी होती सर? बेटा मछली जल की है रानी, बाकी तो आपको पता ही है आगे। ए इंटरसेक्शन बी, इसको बोलते मछली। और इसी में ए यूनियन बी भी होता है। वो ए यूनियन बी वो होता है जो ब्लैक कलर की बाउंड्री से मैंने बनाया, वो ए यूनियन बी है। ये पूरा 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 ए यूनियन बी है। ग्रीन वाला ओनली बी, बी का चांद। ब्लू वाला ओनली ए, ए का चांद। मछली रेड वाली, और ए यूनियन बी, ये ब्लैक 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 ए यूनियन बी। और इसके अंदर हवा, ये जो बाहर चल रही है ये हवा है। हवा को कैसे लिखते सर? हवा को ऐसे लिखते बेटा। हवा का मतलब हो गया ए यूनियन बी के सर पे बार। हवा का मतलब हो गया ए यूनियन बी के सर पे बार। ये क्या हो गई? हवा। ये क्या हो गया? ईदर ए और बी। बोलो मंजूर? तो सबसेट देखना, प्रॉपर सबसेट देखना, वेन डायग्राम ये जरूर देखना। फंक्शन अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस पर थोड़ा इलैबोरेटिव करते हैं। फंक्शन एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, और ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है ना बेटा जिसमें स्कैनर पे आप ज्यादा ध्यान देना। सर आप तो हर ही चैप्टर का स्कैनर बोलते हो, पर इसका तो सबसे जरूरी, क्योंकि मॉड्यूल में उस तरह के क्वेश्चन ही नहीं है जैसे क्वेश्चन स्कैनर में है, और एपीजीपी का मॉड्यूल में वैसे क्वेश्चन ही नहीं है जैसे क्वेश्चन स्कैनर में। तो इसमें तो बहुत जरूरी। तो फंक्शंस पे चलते हैं बेटा। आओ देखो फंक्शन में क्या क्या आता है। एक होता है वन वन फंक्शन, एक होता है ऑन टू फंक्शन, एक होता है इनटू फंक्शन, एक होता है वन वन एंड ऑन टू। कुछ याद आ गया? वन वन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जब अलग अलग एक्स पर अलग अलग वाई होते हैं। वन वन फंक्शन ऐसा होता है बेटा जब अलग अलग एक्स पर अलग अलग वाई होते हैं। ये एक्स और ये वाई, 1 पर 2, 3 पर 4, ये वन वन है। ऑन टू फंक्शन ऐसा होता है बच्चा जहां पर ये लिखा मैंने 1, 3 और यहां पर लिखा 5, 7, तो ये y के कम से कम एक x तो होता ही होता है। y का कम से कम एक x तो होता ही होता है। ये गलत बना दिया, y का कम से कम एक x तो होता ही होता है। मतलब 7 का कम से कम एक प्री इमेज तो होती ही होती है। अलग अलग x की अलग अलग y, 1 1। ऑन टू y का कम से कम एक x तो होता ही होता है। जैसे इसका ये 2 इमेज बन गई, ऐसा कम से कम एक तो होता ही होता है। और 5 का भी अगर प्री इमेज ना बने तो बनता है इनटू फंक्शन। 5 का कोई प्री इमेज ना बने तो बनता है इनटू फंक्शन। मतलब इसको मैं बना दूं ऑन टू, और अभी जो थोड़ी देर पहले पिक्चर बनाया था जिसमें 5 लिखा पर उसकी कोई इमेज नहीं बनाई, प्री इमेज नहीं बनाई, तो इनटू। 1 1 एंड ऑन टू मतलब जो 1 1 भी और ऑन टू भी है। मतलब हर 1 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन तो होता ही है। भाई साहब क्या आपकी कम से कम एक प्री इमेज है? हाँ है। आपकी है? हाँ है। तो इसमें ऑन टू की डेफिनेशन तो आ गई। ऑन टू में हर y का कम से कम एक x तो होता है। इनटू में कोई एक ऐसा y होता है जिसका x ही नहीं होता, जैसे 5 बनाकर छोड़ दिया तो इनटू। और फिर इसके बाद में बेटा 1 1 एंड ऑन टू वो जिसमें 1 1 भी ऑन टू भी हो। देखो इसमें 1 1 नहीं है, अलग अलग x का अलग अलग y। भाई साहब आपका अलग y का है? नहीं है, तो ये 1 1 नहीं है। पर ये 1 1 है, इसका अपना y, इसका अपना y, 1 1 है, अलग अलग x का अलग अलग y, और हर y का कम से कम एक x तो है ही है। इसलिए ये तो अपने आप में 1 1 एंड ऑन टू दोनों है। इसको बोलते बेटा इंजेक्टिव फंक्शन, इसको बोलते सर्जेक्टिव फंक्शन, इसको बोलते बाइजेक्टिव फंक्शन। पर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट ये है जो मैं लिखने जा रहा हूं। ध्यान से देखना,
FOF, FOG, GOF और GOG। यहां पर मैंने कुछ ट्रिक सिखाई थी क्लास में, आप ध्यान देंगे, याद आएगा। इसका नाम था उल्टा तीर मेथड। कुछ याद आया बेटा? उल्टा तीर मेथड। ये क्वेश्चन जरूर जरूर करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने इनवर्स निकालने की भी टेक्निक बताई थी आपको। इनवर्स के क्वेश्चन भी आप जरूर देखकर जाना। इनवर्स के क्वेश्चन याद आया आपको? इनवर्स के क्वेश्चन, इनवर्स क्या है? जैसे सिंपल लिखा बेटा, मैंने लिखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यहां पर लिखा x, यहां पर लिखा y, x की जगह 0 डाला तो y आया 3, x की जगह 1 डाला तो y आया 5, x की जगह 2 डाला तो यहां पर आया 7, x की जगह 0 तो y आया 3, x की जगह 1 तो y आया 5, x की जगह 2 तो y आया 2 प्लस 3 2, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7। अब 3 का इनवर्स 0 है, 5 का इनवर्स 1 है, 7 का इनवर्स 2 है। 3 स्टेप्स लिखवाई थी शॉर्टकट, याद करो। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले x को y और y को x से बदलो। स्टेप नंबर 2, x की वैल्यू फाइंड, y की वैल्यू फाइंड करो। और स्टेप नंबर 3, जो इनवर्स बोला है वो पॉइंट रख दो। 3 स्टेप फिर रिपीट करता हूं। इसका इनवर्स बोला निकालने के लिए x को y और y को x से रिप्लेस कर दो। स्टेप नंबर 2, y फाइंड करो। स्टेप नंबर 3, जहां इनवर्स बोला है वो वैल्यू उठा के रख दो। फिर एक सुपर शॉर्टकट मैंने आपको बताया था और बार बार मैं बोलता था, क्लास में बोला भी था, दोहराओ, जो भी इनवर्स के ब्रैकेट में दिया है उसे क्वेश्चन के कहां रख दो? y में रख दो। फिर वहां से जो x निकलेगा वो इनवर्स होगा। तो इसका एक सुपर शॉर्टकट अपन ने इनवर्स का भी बनाया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो मैंने FOF, FOG, GOF, GOG उल्टा तीर मेथड, आप स्कैनर में जाके देखेंगे, कॉपी में देखेंगे तो जो लिखवाया था वो, और इनवर्स कैसे कैलकुलेट करना है जो मैंने अभी 3 स्टेप आपको बताई वो याद आया? सर एक हाथ डेमो दे देते ना आप, ये कैसे निकाला आपने, थोड़ा डेमो दे देते ना सर आप इसका, FOG GOF का, तो अच्छा रहता सर। हमने आपकी क्लास अटेंड नहीं करी है तो हमको भी फायदा हो जाता सर। हाँ तो ले ना बेटा, आ जाओ, एक क्वेश्चन बनाते ना अपन, इधर आओ। मैंने एक क्वेश्चन बनाया, fx लिखा 2x प्लस 3 और gx लिखा x स्क्वायर माइनस 2, और मैंने बोला मेरे दोस्त FOG 4 निकाल के बता दो। अब इसको बहुत ध्यान से सुनना बेटा, FOG 4 निकाल के बता दो। तो इसमें हमको पेन भी उठानी नहीं पड़ती और डायरेक्ट कैलकुलेटर पर, हम कैलकुलेटर भी छोड़ो, बगैर पेन उठाए ओरली आंसर निकाल देते हैं। तो हमारे बच्चे कर सकते हैं, तो हम जो वीडियो देख रहे हैं इस समय वो बच्चे भी कर सकते हैं। अभी सीख लेते हैं 2 मिनट में। नाम है उल्टा तीर मेथड। 4 को उठा के बेटा जी में डाल दे, 4 को उठा के जी में डाल दे, उल्टा तीर 4 को उठा के जी में डाल दे। 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 कितना हुआ? 14। वेरी गुड। अब उस 14 को उठाकर एफ में डाल दे। 14 इंटू 2 28, 28 प्लस 3 31। खेल खत्म, एक ही लाइन में आंसर 31। नहीं नहीं सर, हाँ हाँ बेटा, नहीं नहीं सर, अरे हाँ, हाँ। 4 को उठा के जी में डाल दे, हमेशा लगेगा 100%। 4 को उठा के जी में डाल दे, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 14। अब वो तीर जिस दिशा में जा रहा है, अब एफ में डाल दो, 14 को एफ में डाल दो। 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 28, 28 प्लस 3 31 इज द आंसर। बगैर पेन उठाए एक ही झटके में फिनिश। तो ऐसा अपन कर सकते हैं। बोलो मंजूर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आईएमपी बताओ ना बेटा, मैंने कहा जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं सब आईएमपी है। इनवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में, अच्छा सर एक इनवर्स का डेमो दो ना सर। चलो, एफ इनवर्स ऑफ निकालो 2। इस क्वेश्चन में एफ इनवर्स ऑफ 2 निकालो। तो बेटा मैंने तुमको स्टेप बोला, जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग ध्यान से सुनना। जो भी इनवर्स के ब्रैकेट में दिया है उसे क्वेश्चन के y में रख दो, क्योंकि x की वैल्यू उसे y में रख दो। फिर वहां से जो x निकलेगा वो आंसर होगा। बस इतने से मैं खत्म सर, हो गया। 2 को उठाकर y की जगह रख दो, मनी मन सॉल्व करो। 2, ये 3 उधर गया तो क्या बचेगा? -1, और -1 के नीचे 2 आएगा तो क्या बचेगा? -1/2। तो आंसर हो गया -1/2। नहीं नहीं सर, अरे हाँ हाँ बेटा, और ये सब तो ट्रेलर है बेटा, जो अपन ने क्लास में करा है वो तो बहुत इलैबोरेटिव डिटेल्ड है। ये तो निचोड़ के अपन 1 घंटे में पूरे मैथ्स को समअप कर रहे हैं। वापस से
जो भी इनवर्स के ब्रैकेट में देकर रखा है उसे क्वेश्चन के y में रख दो। क्यों? क्योंकि बेटा ये x है तो y में क्यों रख रहे हो? इनवर्स है ना, इनवर्स में उल्टा करना पड़ता है। ठीक है सर, जो भी इनवर्स के ब्रैकेट में देकर रखा है उसे क्वेश्चन के y में रख दो, वहां से जो x निकलेगा वो इनवर्स है। 2 इधर रखा, 3 उधर गया, 2 - 3 -1, -1 के अपॉन में 2 चला जाएगा, -1/2। वापिस रिपीट करता हूं, जो भी इनवर्स के ब्रैकेट में देखे रखा है उसे क्वेश्चन के y में रख दो, 2 - 3 -1, फिर उसके नीचे -1 के नीचे 2 लिखा, जो भी x की वैल्यू आएगी वो इनवर्स है। इसके कम से कम 7-8 क्वेश्चन स्कैनर में है, इसके कम से कम 5-7 क्वेश्चन स्कैनर में है। ये सब अपन जो देख रहे हैं, एफओजी, जीओएफ, इनवर्स, वेन डायग्राम, पूरा चैप्टर इसके आसपास चलता है। सर रिलेशन में कुछ आता है? आता है बेटा, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी एक नजर सुन ले, याद आएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और सबका कॉम्बिनेशन हो जाए इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जब हर एलिमेंट की पेयर खुद के साथ बने, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हल्का सा टच कर देते हैं, सर हर एलिमेंट की पेयर खुद के साथ बने, रिफ्लेक्सिव। 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, इफ एंड देन, if comma then, if you love me then I love you, this is symmetric, if comma then। अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, ये सिमेट्रिक है। फिर if, फिर उसके बाद एक कंडीशन एंड, फिर उसके बाद then, if you love me and your family agrees then we'll marry each other। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और तुम्हारे परिवार वाले मान जाते हैं तो मैं तुमसे शादी करूंगा। तो ट्रांजिटिव में इफ, फिर उसके बाद एंड एक कंडीशन और फिर उसके बाद देन, और सिमेट्रिक में सिर्फ इफ और उसका अपोजिट देन। इसमें इफ, फिर एंड एक और कंडीशन और फिर उसके बाद देन, और इक्विवेलेंस मतलब इन सबका कॉम्बिनेशन। फाइन फ्रेंड्स, तो ये था खेल जो हमने पूरा मैथ्स का समअप करा, एक्सेप्ट डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल, और लगभग मेरे ख्याल से हम 1-1.25 घंटे के आसपास इस पूरी चीज को समअप कर पाए। अब हम अगला सेशन शुरू करेंगे, सेकेंड हाफ, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। सो वेट और टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड देन विल कम अगेन। तो कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अगले 1 घंटे में हम स्टैटिस्टिक्स का रिवीजन भी कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।